अभी 2 फरवरी को आरएएस का एग्ज़ाम है, उसी के साथ 27 फरवरी को फिर रीट का है, और ऐसे ही टीचर्स के एग्ज़ाम, पटवारी के, ग्राम सेवक के एग्ज़ाम है। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर मॉक टेस्ट नहीं देते। जो देते भी हैं मॉक टेस्ट, वो क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट दिया, दे करके छोड़ देते हैं। उसके बाद में कुछ बच्चे एनालिसिस करते हैं, और इनमें छोड़ने वाले हैं भी, करते नहीं, एनालिसिस करते हैं। अब ये देखते हैं कि एनालिसिस किसे कहते हैं। क्या सिर्फ आंसर को मिला लिया, मिला करके छोड़ दिया, एनालिसिस हो गया, या फिर एक्सप्लेन देख लिया और छोड़ दिया, क्या हो गया एनालिसिस? ऐसा नहीं है, क्योंकि आरएएस हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका आप मॉक दे रहे हैं, तो मॉक में जो क्वेश्चन आते हैं, प्लस पे आपको पीवाईक्यू और अदर जो भी एग्ज़ाम हमारे आसपास में हुए हैं सेम टाइप के हैं, तो उनको मिला करके फिर जो एक्सप्लेन होता है उसमें आपने जो देखा वो, प्लस में कोई क्वेश्चन करते टाइम आपकी क्या अवधारणा रही, आपने वो ही आंसर क्यों चुना, तो उसके ऊपर एक गहन अध्ययन होना चाहिए भी, ये आंसर क्यों चुना। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि राजस्थान में किंकर भी है, जिसे बबूल कहते हैं, खेजड़ी है, बेर है, और पलास ले लीजिए। इनमें से ऐसा कौन सा पेड़ है जो कृषि के लिए उपयोगी है? तब देख लेते हैं कि हम आंसर लेते हैं, मान लो खेजड़ी। अब खेजड़ी लिया क्योंकि खेजड़ी की क्या होती है, लूंग लगते हैं, उसकी पत्तियाँ, वो पत्तियाँ जा कर के ज़मीन में गिरती है और वो ह्यूमस बनते हैं वहाँ पे। इस प्रकार से इस आंसर के पीछे जो मेन कोज आ रहा है, निकल के कारण आ रहा है भी, ये आंसर क्यों चुने, तो ये आ रहा है। तो इसी प्रकार कोई भी आप पेपर दे रहे हो, पीवाईक्यू देख रहे हो, तो उसके पीछे अवधारणा जरूर देखिए कि इसका आंसर ऐसे क्यों बना, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन तो आएगा नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे लेके देखते हैं कि चीज़ों को कैसे समझें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन हम रखते हैं कि हम देखते हैं कि ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री लाइन, यहाँ पे 0 डिग्री पे सूर्य है, फुल चमक रहा है, यहाँ पे सूर्य के ताप आ रहा है और यहाँ तक जा रहा है ऐसे। इसमें क्या रहता है कि सूर्य जहाँ 0 डिग्री पे गिर रहा है ना, वहाँ पे तापमान ज़्यादा है, जहाँ तापमान ज़्यादा है वहाँ पे वायु का दाब क्या हो, कम हो जाए, क्योंकि वहाँ से वायु उठ जाती है। तो हम इससे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अवधारणा से, कि राजस्थान में, मैं लिख देता हूँ, राजस्थान में कितने वायु दाब क्षेत्र है? तो कॉमन सा आंसर, सिंपल सा आंसर है 4। अब देखते हैं राजस्थान को 4 ही भागों में क्यों बांटा। मैं देखता हूँ कि इस प्रकार ये धरती थी, हम लेते हैं सिर्फ राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान में हम देखते हैं ये क्षेत्र। अब राजस्थान में क्या है कि यहाँ पे हम सबको पता है कि 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा पड़ती है। तो ये तो पता लग गया कि ये मकर, ये यहाँ पे मकर है, ये विषुवत है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। अब यहाँ पे सूर्य एकदम चमकता है, लेकिन ये दोनों क्षेत्र कर्क से मकर के बीच सूर्य रहता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि राजस्थान में कुछ ही क्षेत्र कर्क में आता है, यानी ऊपर का जो क्षेत्र है वो उपोषण है, उप उष्ण है। क्या है? उप उष्ण, यानी कुछ शीत है और कुछ उष्ण है, यानी कि शीतोष्ण है। तो शीतोष्ण कहो, उपोष्ण कहो, ये क्षेत्र है। तो अब क्या है कि हमारे यहाँ पे जो तापमान होगा वो क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, इससे कम होगा। तो जैसे जैसे यहाँ तक जाएंगे, क्या सेम रहेगा? नहीं, कम होता जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ से तापमान ज़्यादा होने के कारण वायु ज़्यादा उठेगी, तो वायु का दाब क्या होगा, और यहाँ पे जो वायु फिर कम उठेगी, तो यहाँ वायु का दाब क्या होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे जो है वो 1000 MB, फिर 999 MB, वायु के दाब को MB मापते हैं, फिर 998 MB, फिर 997 MB। अब क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे 4
मैंने रेखाएं बना दी। अब क्वेश्चन आता है कि 997 MB में कौन से ज़िले हैं, 998 में कौन से ज़िले हैं, 999 में कौन से हैं, 1000 MB में कौन से हैं। अब आपको लगता होगा ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। डायरेक्ट क्या लिखा होगा मैं दिखाता हूँ आपको। डायरेक्ट ऐसे लिखा क्वेश्चन आएगा कि ये ज़िले होंगे और ये सारी 4 वायु दाब की रेखाएं होंगी और उनका मिलान करना आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, वहीं से हमने उठाया है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया कि 997 MB पे क्या है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर है। 998 पे बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू है। 1000 MB से पहले 999 MB पे क्या है, जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। और 1000 MB पे क्या है, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ गंगानगर, बीकानेर और सामने 997 या 999 कुछ भी लिख देंगे ऊपर नीचे, फिर मिलान करना, क्रॉस वाला आएगा। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और 998 इस प्रकार से मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। इस प्रकार से तैयारी को जो करना है वो एकदम बेसिक से करना है कि देखिए यहाँ पे 1000 MB क्यों आया और यहाँ 997 क्यों आया, क्योंकि जो वायु ज़्यादा उठ रही है वो यहाँ से उठ रही है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें यहाँ पे ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, और यहाँ धीरे धीरे कम होता गया तो कम हो गई, है ना। तो चीज़ों को एकदम जानना है कि ये वजह क्या है, यहाँ पे 1000 क्यों है, यहाँ पे 997 क्यों है। तो फिर आप अपने आप जान जाओगे कि ये चाहे ऊपर नीचे कुछ भी करके दे दे, हम तो अपने आप समझ जाएंगे भी सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ 1000 का मानक होगा और यहाँ पे कम होता चला जाएगा। इस प्रकार चीज़ों को गहनता से देखना चाहिए, तब जाके मॉक टेस्ट का एक रियल में अर्थ निकल के आता है। ऐसे ही मतलब क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर दिया, आंसर को लगा दिया, ठीक हो गया तो हम खुश हो गए, गलत हो गया तो हम नाखुश हो गए कि हमारा गलत हो रहे हैं, फिर हम आंसर देख लेते हैं। ऐसे नहीं, गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या आपके अंदर उसके क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की कमी है, क्या आपने कोई OMR में फिल करते टाइम ही गलती कर दी है, क्या आपने चयन करते समय में क्वेश्चन को सही से पढ़ा ही नहीं है, आप मूल बात को ही नहीं समझ पाए। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को देखना चाहिए। हम दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं अभी। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है कि जो पर्यावरण व वन मंत्रालय शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2001 से राष्ट्रीय झील संरक्षित योजना लागू कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कुछ भाषाएं, क्वेश्चन की भाषा देखते हैं क्या है। सिंपल सी बात है, इसको रीडिंग करते टाइम आपको अपनी जो आइज है उनको फास्ट घुमाएंगे। पर्यावरण वन मंत्रालय शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित जो जिले हैं उनके संरक्षण प्रबंधन के लिए 2001 से कुछ कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झील संरक्षित योजना कब से चल रही है, 2001 से। कौन चला रहा है, पर्यावरण और वन मंत्रालय चला रहा है। कहाँ कहाँ चल रही है, शहरी और अर्धशहरी में चल रही है। तीन तो क्वेश्चन यही होगा डायरेक्ट ही। दूसरा हम देखते हैं कहाँ कहाँ चल रही है, और सिर्फ कहाँ कहाँ चल रही है इसको जान लेंगे, या फिर ये भी जानेंगे कि कहाँ कहाँ उनको याद कैसे रखें। देखिए अब मैं मैप बना देता हूँ राजस्थान का, जैसा भी मेरे से बन पा रहा है। ये राजस्थान का मैप है। यहाँ पे हम देखते हैं जयपुर है और जयपुर की झील है मानसागर। फिर हम देखते हैं अजमेर है और अजमेर की दो झीलें हैं, एक का नाम है आना सागर और एक का नाम है पुष्कर। फिर देखते हैं हम उदयपुर। उदयपुर की भी दो झीलें हैं, एक है
फतेह सागर और एक है पिछोला। फिर हम देखते हैं एक सिरोही में, नाम है नक्की झील। ये हमारे राजस्थान से पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अर्ध शहरी और शहरी में जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना है उसमें झीलें हैं। कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैं चाहता था फ़ोटो खींच के डायरेक्ट इसको पढ़ा सकता था ऐसे ऐसे करके, पर वो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, दिमाग की एक एक्टिविटी होती है कि एक्टिविटी हो रही है, लिख रहा हूँ, वो दिमाग में चीज़ छपती है। तो आप लिखते हुए देखिए कि चीज़ें हो क्या रही है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? देखिए मैप से याद रखिए, ऐसे कनेक्शन डायरेक्ट ही। जयपुर की एक झील, अजमेर की 2, उदयपुर की 1 और सिरोही की 1। ऊपर वाले की, नीचे वाले की 1-1, बीच वालों की 2-2। बस बीच में 2 तो इनकी 2-2, ऊपर वाला 1, नीचे वाला 1 तो इनकी 1-1। ऐसे करके याद रखो, अपने आप याद रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है? आएगा कौन से झीलें हैं, कौन सी नहीं है। एक झील अलग से दे देगा, उसको शामिल करके फिर पूछेगा कि अब जयसमंद झील दे दे, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन सी झीलें हैं, तो इसमें आएगा मान सागर है, आना सागर है, पुष्कर है, एक जयसमंद, तो 3 छांट लेंगे। मान सागर है, आना सागर है, पुष्कर, कौन सी नहीं है तो जयसमंद नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और चीज़ों को याद ऐसे कनेक्शन बना के मैप में रखोगे। पहले जयपुर है, फिर अजमेर है, फिर उदयपुर है, इधर सिरोही है। और इसमें जयपुर में मान सागर है, अजमेर में आना सागर पुष्कर है, उदयपुर में फतेह सागर पिछोला है और सिरोही में नक्की झील है। हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो मुझे मेन मेन लग रहे हैं और एकदम आते ही है। लगभग BYQ में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, देखना ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ गया है। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, देखा होगा आपने, मैंने पहला क्वेश्चन जो करवाया वो मूलभूत है, दूसरा मूलभूत है, फंडामेंटल, जिससे बातें कुछ समझ में आए। अब तीसरा क्वेश्चन भी हम ऐसा ही लेके चल रहे हैं। देखिए ये राजस्थान है और राजस्थान में हम लोकेशन देखेंगे कि राजस्थान में हम देखते हैं, मैंने बताया था जिस प्रकार से कि भूमध्य सागर से ऊपर आते हुए ये 23.5 डिग्री रेखा पड़ती है, कर्क रेखा, और कर्क रेखा से हम ऊपर जाते हैं इस प्रकार से। फिर जो राजस्थान है वो भारत की जो लोकेशन है उसमें कहाँ पड़ता है वो और देख लेते हैं कि राजस्थान की जो लोकेशन है उसको हम देख रहे हैं कि वो भारत में कहाँ पड़ रहा है। और ये राजस्थान भारत में है यहाँ पे, और भारत में हम देखते हैं कि ये 23.5 डिग्री रेखा यहाँ से निकल रही है, जिस प्रकार हम राजस्थान में देखिए इसे। तो ये बड़ा मैप हमने राजस्थान का ले लिया है। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान की लोकेशन क्या है और इस पे किस प्रकार से चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। हम देख रहे हैं कि दक्षिण और पश्चिम से मानसून आता है और वो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए भारत में होते हुए राजस्थान में यहाँ प्रवेश करता है। दक्षिण और ये पश्चिम यहाँ से आया और यहाँ से इस प्रकार से कोरियोलिस बल एटसेट्रा एटसेट्रा के प्रभाव से ये ऐसे मुड़ के आता है यहाँ से और फिर राजस्थान में ऐसे प्रवेश करेगा। तभी हम देखते हैं कि जो अरब सागर का है वो यहाँ से निकलता है अपने सीधा, क्योंकि अरावली सीधी रहेगी इसके समांतर, तो ये सीधा निकल जाता है। अब यहाँ पे जब मानसून आता है तो धीरे धीरे इस तरफ है जो वर्षा की मात्रा है वो घटेगी, कम होगी, वर्षा कम होगी। और जब वापस इधर चलेंगे तो हमें वर्षा ज़्यादा मिलेगी देखने को, तो ज़्यादा वर्षा है। इधर आएंगे तो कम, इधर जाएंगे तो ज़्यादा। अब इसी से हम क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्वेश्चन बनाते हैं बढ़िया वाला। क्या कि क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में, हमें बताइए कि राजस्थान में जलीय जैव विविधता, मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है, कि राजस्थान में जलीय जैव विविधता ए बी। हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखना आप ध्यान से चीज़ों को। अगर आप ये समझ जाओगे ना कैसे बनते हैं तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन देख के घबराओगे नहीं ये कहाँ से आ गया। दूसरा हम देखते हैं मरुस्थलीय, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी।
सी। हम देख लेते हैं फिर सर्वाधिक पक्षी जैव विविधता। क्वेश्चन आसान है पर अच्छा रखेंगे आप देखना। फिर हम ले लेते हैं एक सर्वाधिक जैव विविधता और लेते हैं सर्वाधिक जैव विविधता। अब देखेंगे कि जलीय जैव विविधता कहाँ पे ज़्यादा है, मरुस्थलीय कहाँ पे है, पक्षी कहाँ है और सर्वाधिक कहाँ है। तो मैंने जैसे बताया जलीय यहाँ ज़्यादा है, तो ये वाला क्षेत्र जलीय है, तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, हाड़ौती। हाड़ौती का पठार है। फिर हम देखते हैं कि भरतपुर वाला, केवलादेव वाला, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे हम देखते हैं केवलादेव है पक्षी अभ्यारण्य, तो ये पक्षी वाला। ये वाला क्षेत्र मरुस्थल का है, तो ये मरुस्थल। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक रहेगा सर्वाधिक जैव विविधता, तो ये अरावली का क्षेत्र है, ये सर्वाधिक जैव विविधता का है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इनको मिलान करना होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान के ये तो हो गए एरिया वाइज। अब इसमें ज़िला कोई भी दे दे, हमें पता रखना पड़ेगा कि कौन से ज़िले में मरुस्थल आ रहा है। हमें पता है इस भाग में मरुस्थल है, ये अरावली का क्षेत्र है, ये फिर पक्षी वाला है और ये वाला हाड़ौती का पठार है। ठीक है। आप और किस विषय पर ट्रिक चाहते हैं, कॉन्सेप्ट चाहते हैं, वो आप कमेंट में बताइए। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो आपकी इच्छा है। आपको अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।